हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत है। रेशियो एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो के क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 24 से 28 तक। एक क्विक रिवीजन, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होती है। डेब्ट इक्विटी रेशियो रिलेशनशिप बताती है आपकी लॉन्ग टर्म डेब्ट्स और शेयर होल्डर्स फंड के बीच में। डेब्ट इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहेगा डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेब्ट यानी कि लॉन्ग टर्म डेब्ट्स और इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स फंड, जिसको हम नेटवर्थ भी बोलते हैं। डेब्ट के अंदर दो आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को इंक्लूड किया जाएगा। इसकी आइडल रेशियो जो है वो 2:1 होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000, रिजर्व्स 1,60,000 के गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस नेगेटिव बैलेंस है यानी कि डेबिट बैलेंस यहाँ पे हमें गिवन है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2 लाख के हैं और प्रोविजन हम फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट 60,000 का है। तो यहाँ पे सबसे पहले डेब्ट को और इक्विटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है ये हम यूज करेंगे शेयर होल्डर्स फंड को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको माइनस कर दिया। तो हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड आ गए 4,60,000 रुपीज के। इसके बाद अगर डेप्ट को कैलकुलेट करें तो डेप्ट में दो चीजें आती हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे यानी कि 2,60,000 जो है वो मेरे पास डेप्ट हो गया। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, डेप्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो डेप्ट 2,60,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी 4,60,000, ये हमारे पास आ गया 0.57:1। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हमें शेयर होल्डर्स फंड गिवन है 10 लाख रुपीज के, रिजर्व एंड सरप्लस 15 लाख, जनरल रिजर्व गिवन है 5 लाख, लॉन्ग टर्म लोन गिवन है 40 लाख, पब्लिक डिपॉजिट्स 10 लाख, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट पे गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें सिर्फ डेप्ट और इक्विटी चाहिए। तो सबसे पहले इक्विटी को कैलकुलेट कर लेते हैं, शेयर होल्डर्स फंड को कैलकुलेट कर लेते हैं। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल आता है और रिजर्व एंड सरप्लस हमने पढ़ा आता है। जनरल रिजर्व को हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि जनरल रिजर्व ऑलरेडी रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड हो रखा है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड हमारे पास आ जाएगा 10 लाख प्लस 15 लाख इज इक्वल टू 25 लाख। इसके बाद डेप्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। डेप्ट में लॉन्ग टर्म लोन्स यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और प्रोविजंस आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन गिवन है 40 लाख रुपीज के और पब्लिक डिपॉजिट्स गिवन है जो कि एक लॉन्ग टर्म लोन होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है 10 लाख रुपीज का। इसके अलावा हमारे पास प्रोविजन कोई नहीं है तो इन दोनों का टोटल कर लेंगे, ये 50 लाख रुपीज डेप्ट हो गया। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी, यानी कि डेप्ट कितने थे हमारे पास 50 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख, तो ये 2:1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट गिवन है, इंटेंजिबल एसेट्स, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन से हम इजीली डेप्ट निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो डेप्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले 16 लाख लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं और 1,50,000 प्रोविजंस हैं, तो हमारे पास 17,50,000 रुपीज का डेप्ट आ गया। इसके बाद इक्विटी की कैलकुलेशन हमें करनी है। इक्विटी की कैलकुलेशन क्या होती है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों ही चीजें मुझे नहीं पता है तो इसको मुझे बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा ताकि मैं कैलकुलेट कर सकूं कि शेयर होल्डर्स फंड कितना है। इसके लिए परफॉर्मा क्या बताया था, परफॉर्मा बताया था कि आपको यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड लिखने हैं, इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। इसी तरीके से यहाँ पे हमने नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में डिवाइड किया था। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये क्या है, हमारे पास नॉन करंट एसेट्स है, तो इसको मैं यहाँ पे नॉन करंट एसेट लिख देती हूँ। देन इंटेंजिबल एसेट्स की बात करें तो ये भी क्या है, नॉन करंट एसेट का पार्ट होता है। तो इन दोनों को अगर हम टोटल कर देंगे 24,50,000 और 3 लाख को, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, नॉन करंट एसेट आ जाएगी। देन करंट एसेट्स जो है वो कितनी है, 3,34,000 है, तो यहाँ पे 3,34,000 लिख देते हैं। देन करंट लायबिलिटीज 84,000 है, तो यहाँ पे 84,000 लिख देती हूँ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 16 लाख के हैं और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 1,50,000 के हैं, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी जो है हमारी वो कितने की हो गई, 17,50,000 रुपीज की हो गई।
तो अब मेरे पास नॉन करंट एसेट्स भी है। नॉन करंट एसेट्स कितनी है? 24,50,000 प्लस 3 लाख। करंट एसेट्स भी मेरे पास है, करंट लायबिलिटी भी है, नॉन करंट लायबिलिटी भी है। मुझे क्या चाहिए? शेयर होल्डर्स फंड चाहिए। तो मैं इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज बराबर होता है टोटल ऑफ करंट एसेट्स के। तो इन दोनों का टोटल करके अगर मैं उसमें से ये माइनस कर दूँ तो मेरे पास शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। तो इस तरीके से शेयर होल्डर्स फंड को कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्यों लिखा हमने? वर्किंग कैपिटल इसलिए लिखा क्योंकि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल होता है। मेरे पास करंट एसेट्स भी है और करंट लायबिलिटीज भी हैं, माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे 24,50,000 प्लस 3 लाख, इसमें वर्किंग कैपिटल इनकी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी हमने कर दिया। और नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर दो चीज़ें हमने बताई थी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ये मेरे पास आ गया 12,50,000। अब यहाँ पे डेब्ट इक्विटी रेशियो के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। 17,50,000 डिवाइडेड बाई 12,50,000, 1.4:1 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। टोटल एसेट्स 2,30,000 के हैं, टोटल डेब्ट 1,50,000 के गिवन है, करंट लायबिलिटीज 30,000 की गिवन है। तो फिर से हम क्या करेंगे? उसी परफॉर्मा को बना लेंगे, जिसमें एक साइड हमने लिखा था लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, और यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो शेयर होल्डर्स फंड, टोटल एसेट्स मेरे पास गिवन है। टोटल एसेट्स यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2,30,000 रुपीज़। टोटल डेप्ट मुझे पता है, टोटल डेप्ट का मतलब है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो इन दोनों का जो टोटल है वो मेरे पास 1,50,000 रुपीज़ का है। करंट लायबिलिटीज़ कितनी है? मेरे पास 30,000 की है। मैं इसको अलग से लिख लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने टोटल ऑलरेडी लिख लिया है। तो अब मुझे शेयर होल्डर्स फंड निकालना है। यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड यानी कि इसके अगर टोटल में से मैं 1,50,000 इन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे पास शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। तो 2,30,000 माइनस 1,50,000 यहाँ पे मैंने किया तो 80,000 रुपीज़ शेयर होल्डर्स फंड आ गया। देन मुझे डेप्ट चाहिए। डेप्ट यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी मुझे चाहिए। मुझे इन दोनों का टोटल पता है, नॉन करंट लायबिलिटी का और करंट लायबिलिटी का 1,50,000 है। लेकिन मुझे साथ में ये भी पता है कि करंट लायबिलिटी जो है वो 30,000 रुपीज़ है। तो 1,50,000 में से अगर मैं 30,000 यानी कि करंट लायबिलिटी माइनस करूंगी तो मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा। नॉन करंट लायबिलिटी आ गया मेरे पास 1,20,000 रुपीज़। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 80,000, ये आ गया 1.5:1। अब क्वेश्चन है, डेब्ट इक्विटी रेशियो किसी भी कंपनी की गिवन है 1:2 और हमें सजेशंस देना है कि हमारी जो रेशियो है इन केसेस में इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो सबसे पहला केस है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स अगर आप इशू करते हो तो आपकी डेब्ट इक्विटी रेशियो के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? तो इसके लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास डेब्ट जो है वो 1 लाख रुपीज़ के हैं और जो इक्विटी मेरे पास है वो 2 लाख रुपीज़ है। ये मैंने 1 लाख और 2 लाख क्यों माना? क्योंकि मेरे पास जो रेशियो है वो 1:2 है, यानी कि अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो ये 1:2 आना चाहिए। तो अब इसने कहा कि हमने इक्विटी शेयर्स को इशू किया है। तो जब भी आप इक्विटी शेयर्स को इशू करोगे, फॉर एग्जांपल आपने अगर 50,000 इक्विटी शेयर्स को इशू किया तो आपका जो शेयर होल्डर्स फंड है वो इंक्रीज हो जाएगा। शेयर होल्डर्स फंड यानी कि इक्विटी मेरा 50,000 रुपीज़ से इंक्रीज हो जाएगा। अब मेरे पास जो इक्विटी रेशियो है वो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000 आनी चाहिए। डेप्ट पे मेरा कोई इफेक्ट नहीं आएगा इक्विटी को इशू करने से। तो इसका मतलब अगर आप इसको अब कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपकी जो रेशियो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज हो गया आपका। नेक्स्ट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो आपकी करंट एसेट का पार्ट होते हैं। तो आपने क्या किया? ट्रेड रिसीवेबल्स से पेमेंट लिया। ट्रेड रिसीवेबल से पेमेंट लेने का मतलब है आपके पास कैश आया। तो कैश भी किसका पार्ट है? ये भी करंट एसेट्स का पार्ट है। तो अगर हम डेप्ट या इक्विटी को यहाँ पे कंपेयर करें तो डेप्ट पे भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि डेप्ट के अंदर लॉन्ग टर्म जो लोन्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। इक्विटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें शेयर होल्डर्स फंड इंक्लूड होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारी रेशियो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट केस है सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। जब भी आप गुड्स को क्रेडिट पे सेल करते हैं यानी कि आपके जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल्स किसका पार्ट है? करंट एसेट्स का पार्ट है। और साथ के साथ आपके जो गुड्स हैं वो डिक्रीज हो गए, यानी कि इन्वेंट्री आपकी डिक्रीज हो गई है, तो वो भी किसका पार्ट है? करंट एसेट्स का पार्ट है। यानी कि यहाँ पे भी इस केस में भी ना तो आपके डेप्ट पे कोई इफेक्ट आ रहा है और ना ही इक्विटी पे कोई इफेक्ट आ रहा है। तो आपकी रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा।
इसके बाद है रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का आपने पेमेंट कर दिया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पेमेंट करने का मतलब है कि आपका जो डेप्ट है वो डिक्रीज हो गया है। और अगर डेप्ट हमारा डिक्रीज हो रहा है तो हमने जो लेट किया था वो 1 लाख रुपीज़ डेप्ट लेट किया था और 2 लाख रुपीज़ हमने इक्विटी को लेट किया था। तो मान लो आप 50,000 रुपीज़ के डेप्ट की पेमेंट कर देते हो तो आपका जो डेप्ट है वो 50,000 रुपीज़ से घट जाएगा, लेकिन बोरोइंग इस पे शेयर होल्डर्स फंड पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो यानी कि आपकी जो न्यू रेशियो होगी वो 50,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख आएगी। इसका मतलब आपकी जो रेशियो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपका जो न्यूमरेटर है वो डिक्रीज हो गया है, क्योंकि आपके डेप्ट डिक्रीज हो गए हैं। इसके बाद है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब आपने जो इन्वेंट्री यानी कि गुड्स परचेज किए हैं वो उधार पे परचेज किए हैं, तो इसका मतलब आपके ट्रेड पेबल्स जो है वो इंक्रीज हो गए हैं। ट्रेड पेबल्स किसका पार्ट होता है? करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। लेकिन हमारी जो रेशियो है डेप्ट इक्विटी, इसके अंदर डेप्ट क्या है वो नॉन करंट लायबिलिटी को इंक्लूड करता है, यानी कि लॉन्ग टर्म डेप्ट्स को इंक्लूड करता है। तो इसमें भी ना तो आपके डेप्ट के ऊपर कोई इफेक्ट आ रहा है और ना ही आपकी इक्विटी के ऊपर कोई इफेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे आपकी रेशियो चेंज नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।